अपन बात कर रहे थे ना केमिकल इक्विलिब्रियम की, तो भाई केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मोडायनेमिक्स बात कर रहा था भाई। डेल्टा जी नॉट इज द फ्री एनर्जी। अब होता क्या है ना, डेल्टा जी नॉट इज द टोटल फ्री एनर्जी विच इज प्रेजेंट विद द सिस्टम। ये टोटल होता है। ये स्टूडेंट लेक्चर कर देंगे आप, मतलब अपलोड और क्या। और अब अगर अपन मान लो कुछ थोड़ा सा फ्री एनर्जी यूज करते हैं, तो ये होता है बचा हुआ फ्री एनर्जी। अपन इसे कहते हैं डेल्टा जी लेफ्ट। अब ये बिल्कुल वैसे ही है कि मान लो मार्केट से एक नया सेल लेके आए जो रिमोट में डालने वाले, उसमें ये फ्री एनर्जी थी। नया सेल है तो टोटल फ्री एनर्जी। अगर ये टोटल एनर्जी अपन यूज कर ले सारा का सारा, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो फिर ये जीरो हो जाएगा। जब अपन किसी फ्री एनर्जी को यूज करते हैं ना, तो अपन कहते हैं कि डेल्टा जी नॉट टोटल। जब अपन यूज करते हैं इसको, तो उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, और वो डेल्टा जी रिप्रेजेंट होता है इससे, लॉग बेस ई इंटू क्यू सी लिखते हैं एट इक्विलिब्रियम। डेल्टा जी लेफ्ट जो होता है, जब वो जीरो हो जाता है, तो अपन कहते हैं कि इक्विलिब्रियम, सेल इक्विलिब्रियम पे आ गया। मतलब ये अपन ने एक नया सेल लेके रिमोट में डाला, उसके पास टोटल एनर्जी है, थोड़ा रिमोट यूज किया तो थोड़ा कम हो गया, तो ये बचा हुआ एनर्जी है। कल अपने पढ़ा था फ्री एनर्जी का मतलब द एनर्जी अवेलेबल विद द सिस्टम विच कैन बी यूज टू डू द यूजफुल वर्क। अगर जितना सेल में एनर्जी है वो सारा का सारा यूज कर लूं, तो फिर वो डेड सेल हो जाएगा। डेल्टा जी लेफ्ट विल बी सेल एंड सेल विल बी एट इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब डेल्टा जी नॉट जो होगा, अगर ये जीरो होगा, इसको इस तरफ ले आते हैं, माइनस आर टी, और सेल इक्विलिब्रियम पे आएगा तो एल एन ऑफ क्यू सी की जगह वो के सी हो जाएगा। ये बन जाएगा। ये जो इक्वेशन है ना अपने पास, इस इक्वेशन में के सी जो होता है वो यूनिटलेस होता है। इन इक्वेशन वन के सी इज यूनिटलेस। के सी जो होता है वो यूनिटलेस होता है। क्यों? क्योंकि डेल्टा जी जो होगा वो किलो जूल्स पर मोल होगा। जैसे पर लिखते हैं ना, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस आर टी एल एन ऑफ के सी ना, तो इधर ये तो जूल्स पर मोल होगा, और आर होता है जूल्स पर मोल पर केल्विन, और टी क्या होगा? केल्विन होगा। ये तो कैंसिल हो गया। तो यहां पर अपन केपी भी लिख सकते हैं और केसी भी लिख सकते हैं। मैं यहां पर केपी और केसी दोनों ही लिख सकता हूं, तो मैं दोनों लिख लेता हूं। इज यूनिटलेस, इसलिए मैं जरूरी नहीं कि इसको केसी ही लिखूं, मैं केपी भी लिख सकता हूं उसको। ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में और भी है, डिटेल में। बस थोड़ा सा पार्ट मतलब पढ़ते हैं कि भाई जितना अपन को जरूरत है। वैसे इतना मैंने कल आपको बताया था। बस मैं क्या चाहता था कि देख, इफ केसी और केपी is greater than 1, then delta G net not is negative. The reaction spontaneous occurs spontaneously. अब spontaneously का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि जल्दी हो जाता है रिएक्शन। spontaneously का मतलब होता है अपने आप हो जाता है, टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं। spontaneous का मतलब है अपने आप हो जाएगा, टाइम का कोई लिमिटेशन नहीं। That is what I mean by the spontaneous.
if Kc is less than 1, अगर Kc का वैल्यू लेस देन 1, अब देख Kc ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है भाई? Kc तो होता है concentration of product अपन concentration of the reactant. अब ये ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि ये ज्यादा है ये कम है, तो प्रोडक्ट तो ज्यादा तभी होंगे ना जब प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल होता होगा, तभी तो रिएक्शन अपने आप प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। और अगर लेस देन 1 हुआ मतलब रिएक्टेंट ज्यादा स्टेबल है प्रोडक्ट कम, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा अपने आप। तो अगर डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आता है देन रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, रिएक्शन अपने आप नहीं जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। And if Kc is equal to 1, then only I can say that delta G naught is 0. लेकिन सभी रिएक्शन के लिए Kc 1 थोड़ी होता है। हमने तो कितने सारे रिएक्शन पढ़े जिनमें Kc का वैल्यू 10 की पावर -3 लाइक दैट, अपन ने काफी कुछ पढ़ा। बट ये इक्विलिब्रियम कंडीशन नहीं है, बस Kc 1 है, मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का रेशियो सेम है। From equation 1 I can write like this also. अपन लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट अपॉन RT इज इक्वल टू ln ऑफ Kc। ln को अगर मल्टीप्लाई अपन को log बेस 2 में कन्वर्ट करना है तो अपन ऐसे लिख सकते हैं log ऑफ Kc विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 RT। अपन ऐसे लिख सकते हैं। मतलब मैं ऐसे बता सकता हूँ। yes, इसको हटा रहा हूँ मैं, तो मैं कभी कभी ऐसे आ जाएगा अपन को कि log of Kc is equal to minus delta G naught divided by 2.303 R plus into 1 by T, not plus, into 1 by T plus C ले लेता हूँ ऐसे। So this will be equal to, that is I will say that, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। तो अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करता हूँ सपोज ऐसे वर्सेस 1 by T में, तो स्लोप मेरे पास नेगेटिव आ रहा है, स्लोप मेरे पास नेगेटिव आ रहा है। आई कैन राइट लाइक दिस, ये तो स्लोप पॉजिटिव हो जाएगा, आपको पता है। दिस हाउ वी कैन राइट। और अगर ln में गिवन है माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय RT प्लस C, तो अपन बता देंगे ठीक है भाई, फिर अपन 2.303 नहीं लिखेंगे, तो अपन ग्राफ ऐसे लिख सकते हैं। तो अपन देखेंगे उसमें कि ln, ये तो स्लोप हो गया, m इज इक्वल टू कितना होगा माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 R, ये इसका स्लोप है। तो इसका स्लोप क्या आएगा, ये भी तो नेगेटिव आ रहा है, तो इसका जो स्लोप आएगा m इक्वल टू दैट इज माइनस डेल्टा जी नॉट डिवाइडेड बाय R। अब कोई पूछ रहा है कि मतलब ये 2.303 क्या है, तो भाई अपन को पता है एक बात, log बेस E5 अगर अपन को गिवन है तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं मेरे ख्याल से तुम लोगों का लॉग खत्म हो गया मैथ्स में। सर मतलब वो नेचुरल से कॉमन लॉगरिथम कन्वर्ट करने के लिए। नेचुरल से कॉमन मतलब कन्वर्ट करने के, ठीक है। चलो लेकिन मुझे तो काफी जगह बताना है। लॉग बेस ई ln ऑफ 5 गिवन है, तो लॉग बेस ई 5 गिवन है, तो मैं इसको 2.303 लॉग बेस 10 5 कर लूँ। थैंक यू नहीं बेटा।
मुझे काफी जगह पद बताना होगा ये, इसलिए जो नहीं है पता पर मैं पूछ लिया, उसमें क्या। तुम्हें पता रहेगा तभी तो मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, और मुझे अच्छा ही लगता है यार, कोई पूछ लेता है तो मुझे कम से कम लगता है कि यार तुम लोग जागे हुए हो। वैसे भी नेक्स्ट वीक से अपना शुरू हो रहा है ऑफलाइन क्लासेस, और पेरेंट्स का कंसर्न मांग रहे हैं ना, तो ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो रहा है अपना नेक्स्ट वीक से। जैसे सर जैसे एडीएस सर बोल रहे थे कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों चलेगा। हाँ, जो ऑफलाइन आना चाहता है वो ऑफलाइन आ जाएगा। ठीक है, तो अपन को ये पता चल गया, अपन को ग्राफ वगैरह अच्छा एडवांस का पेपर भी है इस बार, अरे बाप रे, देखते हैं। हाँ वो तो मुझे बात करनी है एडवांस के पेपर वाली, क्योंकि पेपर तो इस बार मैं ऑफलाइन भी दिलाने वाला हूँ कुछ कुछ बच्चों को। देखते हैं, एक आध हफ्ता लगेगा ना, फिर अपना सब वैसे सिस्टम सेट हो जाएगा। थोड़ा सा वो ट्रांजिशन फेज में तो प्रॉब्लम आता ही है। अब दूसरा देखते हैं भाई, देख कभी कभी अपन को क्या ना, स्लोप वगैरह, आपको ये स्लोप का आइडिया है, मुझे बताने की जरूरत नहीं। स्लोप नेगेटिव का मतलब थीटा जो है अपन को ग्रेटर देन 90 होगा, उस सब वैल्यू आपको पता, यू नो व्हाट यू मीन बाय द स्लोप। स्लोप अपन को पता है, तो कभी कभी अपन को क्या ना, क्वेश्चन में स्लोप गिवन होगा, अपन को डेल्टा जी नॉट बताना पड़ेगा। और सभी बच्चों को स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बड़े अच्छे से आना चाहिए, ग्राफ बड़े अच्छे से आना चाहिए। अगर नहीं पता है तो आप बताओ, मैं भेजूंगा उसमें सारे, इंटरसेप्ट पॉजिटिव है नेगेटिव है, किस टाइप से ग्राफ जो है, फिजिक्स में बताते भी हैं उसमें, मैथमेटिकल फिजिक्स में। अब वी कैन राइट आल्सो फ्रॉम जिब्स इक्वेशन। अपन ने जिब्स इक्वेशन में लिखा था डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस। मैं डेल्टा जी नॉट को ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है ना, आपने यहाँ इसको 2.303 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो लॉग बेस 10 बना लिया। लॉग बेस ही था, आपने 10 बनाया, अभी बताया आपने कि आप कैसे बनाओगे। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी कैंसिल कर देता हूँ, क्योंकि ये वाला टी कैंसिल हो जाएगा ना, डिवाइड करेंगे अपन। तो अपने पास आ जाएगा log ऑफ के सी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर इंटू 1/t प्लस डेल्टा एच नॉट डिवाइडेड बाई 2.303 आर। अपन को एक बात अच्छे से पता है कि केसी जो होता है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैं नेक्स्ट पेज पे जाना चाहता हूँ, सर एक मिनट। हाँ इसलिए रुका है, इसलिए तो मैंने पूछ के बोला कि भाई नेक्स्ट पेज पे जाना चाहता हूँ। डन सर। ठीक है, since Kc depends only on temperature, so at T1 temperature, log of Kc1 will be equal to minus delta H naught divided by 303 R T1
delta S naught divided by 2.303 R. And at temperature T2, log of Kc2 will be equal to H naught divided by 2.303 R into T2 divided by E3. Subtract equation 2 from 3. We get, अगर मैं इसमें से इसको माइनस करता हूं तो log of Kc2 minus Kc1 मतलब Kc2 minus Kc1 मतलब ये लिख सकता हूं मैं. This is nothing but Yes, log of Kc2 minus Kc1. That will be equal to, अब ये तो कैंसिल हो जाएंगे माइनस करोगे तो दिस माइनस दिस बचेगा अपने पास. तो दिस माइनस इसमें से ना, इसमें से अपन इसको माइनस करेंगे तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा ये वाला. तो फिर अपने पास डेल्टा H नॉट कॉमन आ गया, 2.303 भी कॉमन आ गया, R भी कॉमन ले लेता, ये बन गया. क्या है ये? Ventoff इक्वेशन. समझ में आया ना क्या किया मैंने? भाई इसमें से उसको माइनस किया था तो आपने ऐसे लिखा था माइनस डेल्टा H नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 RT2 माइनस माइनस ऑफ डेल्टा H नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 RT1. बाकी तो ये कैंसिल हो गया था. सर ये इक्वेशन आपने पहले भी दिया था. बिल्कुल, तो ये वाला तो प्लस हो गया ना, ये तो प्लस हो जाएगा ना, तो इसमें से इसको माइनस कर लेते हैं तो प्लस हो जाएगा. तो अपन लिखेंगे डेल्टा H नॉट ना डिवाइडेड बाय 2.303 RT1 माइनस डेल्टा H नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 RT2. ले भाई उससे भी बना डेल्टा H नॉट कॉमन लेते हैं और डेल्टा H नॉट डिवाइडेड बाय 2.303 कॉमन. हो गया सर. So this is about the Ventoff equation or derivation of Ventoff equation. अपन ड्राइव भी कर सकते हैं Ventoff equation. This is about the derivation of Ventoff equation. अब अपन कहेंगे ठीक है, we got the derivation of Ventoff equation. बुरा ना मानना, कह रहा हूँ सर बुरा ना मानना, आप मतलब थोड़ा सा जोर से बोलो. हाँ सही बात है, मुझे भी लग रहा है, तुम लोग बोलोगे तब भी बताना पड़ेगा मुझे, है ना? बताऊंगा यार, सुनाई नहीं दिया ना, वो सुनाई इसलिए नहीं दिया, अब मैं धीरे बोलूंगा तो सुनाई कैसे देगा, मैं जोर से बोलता हूँ, है ना? जरूरी है यार. तो इसको करते हैं अपन Ventoff इक्वेशन. ये बेटा Ventoff इक्वेशन है. अपन ने पढ़ा था ना पहले, मतलब जिसमें अपन ने लिखा था कि अगर डेल्टा H पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, तो T2 बड़ा होगा T1 से, तो Kc2 बड़ा होगा Kc1 से. पहले अपन ने पढ़ा ना ये सब Ventoff इक्वेशन. हाँ सर. ठीक है. अच्छा देख, अब होता क्या है ना, थोड़ा सा अपन ऐसे लिखते हैं. There is no process which can take place. वैसे तो क्वेश्चन खत्म, मतलब अपन खत्म हो गया, इससे ज्यादा अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा. Which can take place, फिर भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं. Which can take place without decrease in free energy. In free energy मतलब कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो विदाउट डिक्रीज इन फ्री एनर्जी हो जाए. इसका मतलब है अगर फ्री एनर्जी 0 हो जाए तो फिर डिक्रीज कैसे होगा?
इसका मतलब है if G is equal to 0, process cannot take place. मैंने फ्री एनर्जी लिखा है, डेल्टा जी नहीं है, डेल्टा जी अलग होता है, डेल्टा जी तो चेंज इन फ्री एनर्जी होता है। तो मुझसे पूछा गया कैन रिएक्शन टेक प्लेस, can reaction take place if its delta G is positive? क्या कोई ऐसा रिएक्शन हो सकता है जिसमें डेल्टा जी पॉजिटिव है? तो अपना आंसर होगा यस, बट द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस, क्योंकि दिस ग्रेटर देन 0 का मतलब है as delta G greater than 0, so Kc is less than 1. इसका मतलब प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी ज्यादा है रिएक्टेंट से, तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में नहीं जा रहा, लेकिन रिएक्शन तो होगा। चलो एग्जांपल लेके देखते हैं। मान ले मेरे पास ऐसे रिएक्शन है, N2O4 है, डिकम्पोज करके ट्वाइस ऑफ NO2 बनाता है, और इसके लिए मुझे डेल्टा जी नॉट गिवन है +5। मैंने ऐसे एक एग्जांपल ले लिया, ये मुझे गिवन, ये रिएक्शन के लिए है, डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन। अब पॉजिटिव है इसके लिए, तो क्या ये रिएक्शन होगा? तो अपन कहेंगे रिएक्शन इक्विलिब्रियम है, रिएक्शन तो होगा, आपने पास साफ साफ लिखा हुआ है। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव है या डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव है कोई फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन तो होगा। उधर डेल्टा जी लिखा तो उधर भी डेल्टा जी लिख लेता हूं। अब पता क्या होगा, अब मैं इसको ना एक बॉक्स के फॉर्म में बना देता हूँ, थोड़ा सा फ्री एनर्जी का अपन को डिस्कशन भी मिल जाएगा। ठीक है भाई, अगर कुछ लिखना भी पड़ा तो अपन यहाँ लिख सकते हैं। अब पता क्या होगा, अपन कहेंगे देखो यहां पर मैं लिख लेता हूं, क्योंकि फ्री एनर्जी नेगेटिव, जी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जी है तो प्रोसेस होगा, अगर जी नहीं है तो प्रोसेस नहीं हो सकता, इसलिए जी या तो 0 होगा, नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। मैं यहां पर फ्री एनर्जी वर्सेस रिएक्शन का ग्राफ बना रहा हूं, रिएक्टेंट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट। तो जी 0 हो सकता है, जी कभी नहीं। मैं यहां पर फ्री एनर्जी मतलब जी का ग्राफ बना रहा हूं, यहां भी फ्री एनर्जी बताऊंगा। अब मैं पता क्या लिखूंगा, मैं कहूंगा ये रिएक्शन जो है ना, इसके लिए ये पॉजिटिव आने का मतलब है, अब अपन को पता है डेल्टा जी इज समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा जी ऑफ रिएक्टेंट। अब ये पॉजिटिव का मतलब क्या है, मतलब ये बड़ा है इससे, तो डेल्टा जी प्रोडक्ट का ये जी ऑफ प्रोडक्ट हो गया और ये जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया। अब पता क्या होगा, अपन कहेंगे कि देख रिएक्शन तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में तभी होगा जब उसकी फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी, और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी तभी होगा जब उसकी फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी। The decrease in free energy in the backward direction is more than the forward direction. तो इसका मतलब है रिएक्शन इधर डिक्रीज इन फ्री एनर्जी कम हो रहा है, इधर ज्यादा हो रहा है, मतलब यहाँ डिक्रीज इन फ्री एनर्जी ज्यादा हो रहा है और यहाँ कम हो रहा है। So reaction is more spontaneous in the backward direction than the forward direction, इसलिए पॉजिटिव आ रहा है। और पॉजिटिव का मतलब है ये जो है ना आपका डेल्टा जी, इस समेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, ये आपका +5 आ रहा है। आपको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ये 5 भी बने, इसका डिफरेंस।
मतलब जब डेल्टा जी पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो गया कि रिएक्शन इज मोर स्पॉन्टेनियस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, मतलब रिएक्टेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है प्रोडक्ट से, बस ये मतलब होता है। इसका मतलब ये नहीं कि रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन तो होगा, बट रिएक्शन इज मोर स्पॉन्टेनियस इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सो यहां पर अपन इसको कैसे भी बोल सकते हैं, रिएक्शन इज मोर स्पॉन्टेनियस इन द, तो इक्विलिब्रियम कहां पर शिफ्ट हुआ बोल सकते हैं ना, हाँ बिल्कुल बोलेंगे ना, केसी का वैल्यू लेस देन 1, अगर बीच में होता तो केसी इक्वल टू 1, अगर इधर की तरफ आता तो अपन कहता है यहां ज्यादा डिक्रीज होगा, यहां कम डिक्रीज होगा, ऐसे आएगा ना। तो इक्विलिब्रियम तो आया, बट बैकवर्ड डायरेक्शन तो अपन ऐसे बोल रहे हैं बंधु कि भाई देख केसी इज इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ NO2 टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ N2O4। अब इसका वैल्यू कम है और इसका वैल्यू ज्यादा है, तो अपन क्या करेंगे, इसका वैल्यू क्या हो गया, केसी का वैल्यू लेस देन 1 का मतलब क्या हो गया कि इसका अमाउंट ज्यादा है, इसका अमाउंट कम है, मतलब प्रोडक्ट की तरफ नहीं जा रहा रिएक्शन। क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फेवरेबल है, इसलिए नहीं जा रहा। Is more spontaneous in backward direction. In backward direction. तो अगर कोई पूछता भाई डेल्टा जी पॉजिटिव है रिएक्शन होगा, बिल्कुल होगा, डेल्टा जी नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो हमें फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन तो होगा, बट स्पॉन्टेनिटी का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। Kc greater than 1 reaction is more spontaneous in the forward direction, less than 1 backward direction. यहां आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आप रियल केस के डाउट पूछ सकते हो मुझसे। आपको जो भी रियल केस के डाउट पूछने हैं ना, आप पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ बोलो। सर आपने जो फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम स्टेट एक टॉपिक पढ़ाया था, वो ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल वही होता है ना? ओहो, मैंने आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ाया क्या? हाँ सर, वो भी पढ़ा दिया। और मैंने आपको एडिशन ऑफ इनर्ट गैस बताया क्या? यस सर। फैक्टर्स अफेक्टिंग में एडिशन ऑफ इनर्ट गैस बताया क्या? हाँ सर बताया है। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूं। केमिकल इक्विलिब्रियम, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस नहीं बताया बेटा। अभी थोड़ा और पढ़ते हैं, क्योंकि फिर तुम मुझसे क्वेश्चन पूछोगे अगर मैं नहीं बताऊंगा तो, मतलब अगर नहीं बताऊंगा तो तुम लोग मुझसे पूछोगे, इससे अच्छा पहले बताओ, जब तुम लोग करोगे तो वो डाउट फिर पूछ लोगे। तो पहले तो मैं आपको ना एडिशन ऑफ इनर्ट गैस में कुछ ऐसा बताता हूं जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उसके बाद आपको जो भी जानना है वो मैं बता दूंगा। अब देख, इन अ केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन, अगर मेरे पास केमिकल इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, सब लोग म्यूट करके रखना अगर कुछ पूछना नहीं है तो, इफ डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0 देन नो इफेक्ट of addition of inert gas.
अब लिखा तो है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, क्यों फालतू में लिखना है, बस नो इफेक्ट लिखो, कम से कम लिखोगे तो दिखेगा। if delta ng is not equal to 0, then at constant volume no effect। क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए लेकिन कि वॉल्यूम कांस्टेंट है। at constant pressure, the reaction will shift in the direction, reaction shift in the direction, in direction where volume increases, where volume increases। मतलब एग्जाम्पल के लिए मैं लिखूंगा ना अगर, तो N2 + 3H2 twice of H3 on addition of inert gas, reaction shift कहां पर, क्योंकि यहां 2 वॉल्यूम था और यहां पर टोटल कितना है 4 वॉल्यूम, इसलिए बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अपन वॉल्यूम तो देखना जानते हैं ना, बस गैसेस अपन को पता चल जाए ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो अपन वॉल्यूम बता देंगे, गैसेस वॉल्यूम। इससे अपने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब अपन कहेंगे ठीक है कोई बात नहीं, मतलब अपन कहेंगे जैसे अब ऐसे कर लेते हैं, अब देख addition of inert gas can, what does a inert gas addition can do? तो अपन कहेंगे देख भाई एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा और आप चाहते हो कांस्टेंट प्रेशर रहे, तो इनर्ट गैस ऐड करोगे तो मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा ना। तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से प्रेशर बढ़ेगा, अपन को प्रेशर कम करना है, कांस्टेंट प्रेशर पे लाना है, तो ठीक है वॉल्यूम बढ़ा दो। तो प्रेशर कम करना होगा ना तो वॉल्यूम बढ़ा देंगे। आपने कहा ना कांस्टेंट प्रेशर पे ऐड करना है। अगर डेल्टा एन जी 0 है तो अपन कहेंगे जैसे मेरे पास H2 + Cl2 है और इक्विलिब्रियम है जिसमें ट्वाइस ऑफ HCl। देख भाई इससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मैं तो बस एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं। जिसको प्रॉब्लम हो वो सिर्फ ये वाले पार्ट को ध्यान रखे, उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व। तो इसका जब अपन केसी लिखेंगे ना तो अपन लिखेंगे HCl डिवाइड बाय वॉल्यूम टू द पावर ऑफ 2, H2 डिवाइड बाय वॉल्यूम टू द पावर ऑफ 1 और Cl2 डिवाइड बाय 1। वॉल्यूम तो कैंसिल हो गया। अभी वॉल्यूम कैंसिल हो गया तो फिर इनर्ट गैस के एडिशन डिपेंड ही क्यों करेगा, क्योंकि इनर्ट गैस के एडिशन से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा मतलब वॉल्यूम चेंज होगा। अभी वॉल्यूम तो इसमें है ही नहीं, वॉल्यूम टर्म ही नहीं है इसमें, तो एक्सप्रेशन में कैंसिल हो गया। Since no volume term, so no effect। अगर डेल्टा एनजी 0 है तो अपन कहेंगे ठीक है, अगर डेल्टा एनजी 0 नहीं है तो चलो देख लेते हैं। if delta ng not equal to 0, जैसे अपन लिखेंगे PCl5 है, इक्विलिब्रियम है, PCl3 है प्लस Cl2। अब अपन केसी लिखेंगे इसका, तो अपन कहेंगे PCl5, आपको पता है इसमें 2 वॉल्यूम आएंगे, नीचे 1 वॉल्यूम आएगा, तो अपन क्या करेंगे वॉल्यूम के टर्म को मैं लिख देता हूं, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा अपन को। PCl3 डिवाइड बाय V, PCl3 डिवाइड बाय V, Cl2 डिवाइड बाय V,
PCl5 डिवाइड बाई V, एक तो वॉल्यूम कैंसिल हो गया, एक बच गया। तो अब मुझे गिवन है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अपन कहेंगे एडिशन ऑफ इनर्ट गैस से वॉल्यूम चेंज होता ना, आप इसको कांस्टेंट बोल रहे हो, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं लेना है, आपको कंसिडर नहीं करना है, आप बोल रहे हैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे। इफ कांस्टेंट वॉल्यूम देन नो इफेक्ट, बिकॉज वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इनके मोल्स भी कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन कांस्टेंट हुए ना मोल्स में लेकर। Concentration of all reactant and product is remain same, remain same। अगर वो सेम होगा तो रिएक्शन क्यों शिफ्ट होगा किसी डायरेक्शन में, फिर वो शिफ्ट नहीं होगा। सुनो इफेक्ट, चलो कांस्टेंट प्रेशर पे तो इफेक्ट शो करके दिखाओगे, ठीक है। अपन प्रेशर की बात करते हैं, प्रेशर की बात करेंगे तो फिर कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे, पार्शियल प्रेशर लिखेंगे। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा, बस तुम लोग लिख लो। कल तुम्हारा कोई एग्जाम तो नहीं है? सर केवी का है सर स्कूल में एग्जाम चालू है यस कल से। सर एग्जाम तो कब से मंडे से चल रहे हैं डीएवी में। सर सैटरडे को खत्म होगा और फिर एडवांस का पेपर भी है, उसके लिए पढ़ना है। सर। मैं भी यही सोच रहा था, सारे बच्चे यही बोल रहे हैं सैटरडे को खत्म होंगे और फिर एडवांस का पेपर है। क्या करें, एक वीक शिफ्ट करें क्या? हाँ सर प्लीज। हाँ सर प्लीज। सर प्लीज। चल अपन एडीएस सर सर, से बात करते हैं, एडीएस सर से बोलते हैं कि यार एक वीक शिफ्ट करवा दो। सर या फिर मतलब इस संडे को नॉर्मल वाला यूनिट टेस्ट ले लीजिए और अगले संडे को वैसा पूरा सिलेबस का ले लीजिए। हाँ वही करते हैं, हाँ पूछते सर हैं। चलिए। मैं पूछता हूँ एक वीक के लिए ना, क्योंकि मुझे यस सर। आज ही किसी बच्चे ने कहा कि सर हम लोगों का संडे को अगर ऐसे होगा तो हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे, वो भी मेंस और एडवांस दोनों रखे हुए हैं। तो ठीक है, मैं मतलब आज बात कर लूंगा, अभी बात करके बता दूंगा, नेक्स्ट क्लास तक पता चल जाएगा। ओके सर। ठीक है, शिफ्ट करेंगे तो थोड़ा और अच्छा रहेगा। चलो ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। हाँ सर। प्लीज सर। अब एट कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं। अब इसमें चेंज हो रहा है ना, मैं थोड़ा सा अच्छा से न्यूमेरिकल लेके ही सॉल्व करता हूँ। एक एग्जांपल लेते हैं, अपन को पता है इसमें चेंज तो होगी और आपने लिखवाया भी है कैसे चेंज होता है। चल देखते हैं। फॉर इक्विलिब्रियम रिएक्शन the degree of decision is 20%. And equilibrium attained at atmospheric pressure. अब 1 एटमॉस्फेयर लिख देते ज्यादा अच्छा रहता नहीं, लेकिन आपको कभी कभी लगेगा यार प्रेशर तो गिवन नहीं है और वहां लिखा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और इक्विलिब्रियम अपन को ऐसे गिवन है। डेल्टा एन जी इज नॉट इक्वल टू 0 इफ 1 मोल ऑफ N2, मैं हीलियम भी ले सकता हूं, is added at equilibrium state, calculate the degree of decision after addition of inert gas. Inert gas at constant pressure. अब अपन ने जो लिखा हुआ है ना, उसमें अपन ने लिखा है कि
प्रेशर अगर इनर्ट गैस ऐड करूं, प्रेशर वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनर्ट गैस ऐड करने से प्रेशर बढ़ता है। अगर कांस्टेंट प्रेशर करना है तो इसे कम करना होगा, तो इसको बढ़ाना होगा, मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ये प्रूव करके दिखाना है, मतलब अपन को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ाना पड़ेगा, 20 से ज्यादा आएगा। चलो पहले तो इसी को लिखते हैं। पहले क्या हुआ बिफोर एडिशन। देख भाई अपने पास PCl5 है। जब अपन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात करेंगे ना, तो इनिशियल मोल्स अगर नहीं गिवन है तो 1 ले लो, 0 0 ये x 1 माइनस x एट इक्विलिब्रियम स्टेट। अब मोल्स गिवन है और टोटल प्रेशर अपन को इक्विलिब्रियम प्रेशर गिवन है, तो अपन क्या करेंगे, Kp की बात करेंगे। इसमें टोटल मोल्स अपन को पता है 1 + x होगा। Kp = हो जाएगा Kc, वो हो जाएगा x × x डिवाइडेड बाय 1 - x। ये तो हो गया Kc। और टोटल प्रेशर अपन को गिवन है P total डिवाइडेड बाय N total। सो मैं पहले पे Kp कैलकुलेट कर लेता हूँ। मुझे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 20% गिवन है, मतलब x का वैल्यू मुझे 0.2 गिवन है। मेरे ख्याल से सबको पता है व्हाट आई एम टेलिंग। तो 0.2 × फिर से बताइए क्या बताना है। सर, अभी क्या बोला? मैंने बोला, मैंने मतलब यहाँ पर लिख देता हूँ एक बार, कि अपन को पता है टोटल मोल्स जो होंगे ना, इक्विलिब्रियम मोल्स, दैट विल बी इक्वल टू इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स प्लस इसके मोल्स। यस सर। 1 + x आएगा। एंड गिवन है अपने पास डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है मोल्स डिसोसिएटेड बाय इनिशियल मोल्स, मतलब x/1 = 20%। तो x का वैल्यू 0.2 गिवन है मुझे। यस सर। अब अपने पास मोल्स गिवन है और बात अपन प्रेशर की कर रहे हैं कि टोटल प्रेशर अपन को गिवन है, तो फिर अपन Kp अगर कैलकुलेट करना है तो होता है Kc × P total डिवाइडेड बाय N total टू द पावर ऑफ डेल्टा H। सब पर लिख लेंगे, दैट विल बी इक्वल टू Kc कितना हो जाएगा, x² / 1 - x इंटू P total डिवाइडेड बाय N total, और डेल्टा Ng तो 1 है। x अपन को गिवन है 0.2 × 0.2 डिवाइडेड बाय 1 - x इज 0.8। ये हो जाएगा 1 टोटल प्रेशर था अपने पास, और ये हो जाएगा अपने पास 1 + x मतलब 1.2। Therefore Kp will be equal to, ये तो 4 हो जाएगा, सो 4 × 12 48 1/24 ना, ये आ गया Kp। अब अगर किसी रिएक्शन का Kp आ गया तो विदाउट चेंजिंग द टेम्परेचर ये कभी चेंज नहीं हो सकता। नो, 1 mole of N2 is added to above equilibrium। अपन 1 मोल N2 ऐड कर देते हैं इसमें above equilibrium। ठीक है, N2 + PCl5 is in equilibrium with PCl3 + Cl2। ये तो अपने पास कितना 1 मोल था, ये 1 मोल था, ये 0 ये 0। N2 ऐड करने के बाद रिएक्शन में शिफ्टिंग हुआ। अब ये दोनों बनेंगे तो इक्विलिब्रियम आएगा ना, तो अपन कहेंगे N2 ऐड करने के बाद इक्विलिब्रियम लाने के लिए मुझे y मोल्स इसके y मोल्स इसके, तो इसके 1 - y बचेंगे। ये थोड़ी रिएक्ट करेगा, ये तो इनर्ट है, ये थोड़ी रिएक्ट करता है। तो टोटल मोल्स 1 + 1 - y + y + y 2 + y। तो Kp = Kc × P total डिवाइडेड बाय N total टू द पावर ऑफ डेल्टा H। Kc क्या होगा, तो अपन लिखेंगे ना y × y डिवाइडेड बाय 1 - y, और P total वो तो आपने कांस्टेंट रखना है ना 1 एटमॉस्फेयर, और N total 2 + y। दिस इज इक्वल टू Kp, ये Kp था तो 1/24 कर देता हूं।
तो इसका मतलब मेरे पास आया देयरफॉर 1/24 इज इक्वल टू है मेरे पास, ये 1/24 है, y स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वाई इंटू 2 प्लस वाई। इसको सॉल्व करना पड़ेगा भाई। अगर अपन सॉल्व करें तो सारा कुछ y का वैल्यू क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक? यस, एक मिनट करें। करो। ट्वेंटी फाइव वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। यस सर। अब अपन को एक बात और, डेल्टा एन जी में दिस प्लस दिस माइनस दिस होगा, ये इनर्ट गैस है, इसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ, इसलिए इसे डेल्टा एन जी में इंक्लूड नहीं करना। डिग्री ऑफ डेसिशन कितना हो गया? 26%। पहले कितना था? पहले x का वैल्यू 0.2 था, अब ये 0.26 हो गया। इसका मतलब है डिसोसिएशन बढ़ गया, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में गया जहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा था। यस। देखो, अब मैंने ये इसलिए सॉल्व करके दिखाया ताकि आपको ये पता रहे कि डेल्टा एन जी में इसको इंक्लूड नहीं करना है, केसी में इसके बारे में कुछ नहीं लिखना है, इसका सिर्फ रोल टोटल मोल्स में होगा बस। इसलिए मैंने पूरा कैलकुलेशन दिखाया आपको। सर ये कैसे पता चला कि उस तरफ जाएगा? अब ये दोनों होंगे ही नहीं, अब प्रेशर बढ़ाऊंगा और कांस्टेंट प्रेशर करना है तो वॉल्यूम जहां बढ़ेगा उसी तरफ तो लेके जाऊंगा। ओके सर। ये तो अपन ने इसलिए तो ये लिखा था कि रिएक्शन को वहां शिफ्ट करो जहां वॉल्यूम बढ़ रहा है। समझ में आया? यस सर। आगे नेक्स्ट पेज पे चलें। अब ना जैसे बोल रहा था वो ली चैटलियस प्रिंसिपल, when a reaction in equilibrium is disturbed by some external factors, such as concentration, pressure, volume, etc., then a reaction itself will move in a direction, will move in the direction so that the effect get nullify. जो इफेक्ट था वो नलीफाई हो जाए।
and it again comes at equilibrium state. At equilibrium state. इसको कहते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। अगर कोई रिएक्शन पहले से इक्विलिब्रियम में है तो और उसे किसी एक्सटर्नल फैक्टर से अपन डिस्टर्ब करते हैं तो रिएक्शन अपने आप ही उस डायरेक्शन में मूव कर जाता है जिससे कि अपन उसे वो वापस में इक्विलिब्रियम में आ जाए। फैक्टर्स अफेक्टिंग जो अपन ने लिखे ऑलरेडी डिस्कस्ड। बिल्कुल एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस को कैंसिल करने के लिए अपने आप ही एक डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। थोड़ा सा अपन फिजिकल इक्विलिब्रियम की भी बात करते हैं। फिजिकल इक्विलिब्रियम मतलब नो केमिकल रिएक्शंस। ओनली चेंज ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या डेंसिटी जो भी आपको लिखना है तो वो लिख सकते हो। प्रेशर के पहले कंसंट्रेशन होगा ना, कंसंट्रेशन, प्रेशर, वॉल्यूम कुछ भी हो सकता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो मेरे पास ऐसे गिरा है, दोनों ही केस में H2O है, इसलिए अपन इसको केमिकल इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकते, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम है। तो इसमें अपन से पूछ सकते हैं इफ प्रेशर इंक्रीजेस if temperature increases, तो मेनली अपन को प्रेशर और टेम्परेचर ही पूछते हैं। रिएक्शन शिफ्ट कोई मेल्टिंग होगी ना, फॉरवर्ड, लेकिन अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन शिफ्ट फॉरवर्ड। आप प्रेशर का इफेक्ट डेंसिटी से चेक करना। डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर इज मोर देन आइस। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगी। कार्बन मेरे पास ग्रेफाइट है और कार्बन मेरे पास डायमंड है। If pressure increases, then reaction shift. अब रिएक्शन तो है ना, इक्विलिब्रियम शिफ्ट बोल सकते हैं अपन। Then equilibrium shift. If temperature increases, then equilibrium shift. अगर प्रेशर बढ़ाऊंगा तो दोनों में से डेंसिटी डायमंड की ज्यादा होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन। टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो दोनों में से ज्यादा स्टेबल ये होता है, ये थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल होता है। तो यहां से यहां रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगा और एक्सोथर्मिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड जाएगा, बैकवर्ड। एक्चुअली डायमंड को, अगर ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी देनी पड़ती है,
तो फिर फॉरवर्ड जाएगा। अपन टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं ना, इट्स एंडोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज मोर स्टेबल देन दिस, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन मैंने आपको पहले बताया शायद, थर्मोडायनेमिकली ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। यस सर बताया। हाँ सर। ठीक है, फिर हो गया मेरा काम। तो मेरे ख्याल से हमें समझ में आ गया कि हमें अगर वाटर और वेपर्स लेने हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। If pressure increases, then equilibrium will shift. प्रेशर बढ़ाओगे तो बैकवर्ड, क्योंकि डेंसिटी बढ़ेगी। और अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वेपराइजेशन बढ़ेगा। वेपराइजेशन बढ़ेगा, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, सर एक बार टेम्परेचर पे कैसे देखते हो बताओ ना। अगर वाटर को अगर टेम्परेचर बढ़ाएगा तो वेपर में कन्वर्ट होगा ना। यस सर। तो ये सब सारे के सारे कॉमन सेंस से बताने अपन को, बस इतना ध्यान रखना है इससे। जब प्रेशर का इफेक्ट पूछे तो डेंसिटी का थोड़ा ध्यान रखना। अच्छा मतलब टेम्परेचर पे बस कॉमन सेंस यूज करना है, कोई फॉर्मूला नहीं है। से भाई किसको क्या करेंगे तो किस तरफ शिफ्ट होगा, जो ज्यादा स्टेबल है वो मेल्ट होके अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो अपन को देख लेना। सर और किसी केस में हम पता नहीं चले कि रिएक्शन में कहाँ पे मतलब बढ़ेगा हीट देने से तो। वैसे तो डेल्टा एच गिवन होता है यार उसमें, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है तो अपन को पता है टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में, डेल्टा एच नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड डायरेक्शन में। ओके सर। ये हो जाएगा भाई। सर वो नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक होगा ना तब रिएक्शन। डेल्टा एच मतलब इसके लिए डेल्टा एच अगर अपन चेक करेंगे ना, आइस से वाटर में कन्वर्ट करना है तो पॉजिटिव, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन फॉरवर्ड किया। इसके लिए भी डेल्टा एच पॉजिटिव है, इसके लिए भी डेल्टा एच पॉजिटिव है। अगर किसी रिएक्शन में डेल्टा एच नेगेटिव है तो टेम्परेचर बढ़ाने से बैकवर्ड आएगा। यस सर। ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म। अब ये पार्ट तुम लोग मुझसे पूछते बार बार, उससे अच्छा मैं ही बता दूं तो मुझे परेशान नहीं करोगे। क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अपन, मतलब परेशान का मतलब ये थोड़ी परेशान होंगे। हाँ सर रियल गैसेस करना है ना। अब अपन रियल गैसेस कर सकते हैं। रियल गैसेस सबने किया? यस सर। चलो शीट निकालो रियल गैस का। बताओ भाई क्वेश्चन लो। अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करना क्यों, नेक्स्ट क्लास तक हो जाएगा। अच्छा कल एग्जाम है। ग्रेफाइट इज मोर स्टेबल देन डायमंड। Graphite is thermodynamically more stable than diamond.
अब नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे तो बच्चे सारे बोलेंगे ना कि सर मतलब आप ऐसे थोड़ी होता है, मतलब हम लोग बोलते हैं तो डिस्कस नहीं करते हैं। अच्छा पॉसिबल है तो कर सकते हैं, वैसे मतलब ठीक है, काफी बच्चों ने नहीं किया होगा। क्या करें, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करें, इक्विलिब्रियम भी हो जाएगा। कुछ लोग बोल रहे हैं सर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करो ना, थोड़ा हो जाएगा। तो एक काम करो ना, कुछ कुछ बच्चे जिनको डाउट्स है ना, वो ये क्वेश्चन अभी अपन ना, तुम लोग थोड़े ऐसे 10:30 के आसपास ना मुझे एक एक करके क्वेश्चन भेजते जाओ, मैं आपका डाउट वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तब तक बाकी कर भी लेंगे ना वहां बच्चे। ऐसे यार मुझे तो लग रहा है बता ही दो तुम तो। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2 का B3 B8 B18 कम ही है डाउट्स, ज्यादा नहीं है डाउट्स। हाँ सर 2 ही सेक्शन है इसमें। ज्यादा डाउट नहीं है इसमें। तो डाउट्स में पार्ट 2 A3 B8 और 18 और कोई डाउट है क्या, है ना। B16 पार्ट 1 का B3 B7 B6 B16 B16 किसका पार्ट 2 का है, सर B16 पार्ट 2 का है। B6 एंड B16 पार्ट 1 का A का 3 A का 3 पार्ट। चलो शुरू कर लेते हैं, इसमें और बचेगा तो फिर मैं करता हूँ। सर वो B12 में आइसोकोर मतलब क्या होता है? आइसोकोर का मतलब होता है कि कांस्टेंट वॉल्यूम, बताया था ना मैंने, कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोर। ओके सर। A3 का थर्ड वाला, पता जो ग्राफ गिवन है अपन को P से S, आपको ऐसे एक ग्राफ गिवन ना, तो P से S गैसियस स्टेट और ये सीधा लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि इसके अंदर अपन ने लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम पढ़ा था। So path P is Q, we can convert the gas into liquid with the continuity of space state, मतलब आप गैस से सीधा लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते। So there is no equilibrium, ये लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम नहीं बना। It is correct. कंटिन्यूटी मतलब कंटिन्यूअसली वो गैस में रहा फिर लिक्विड में आ गया, यह कंटिन्यूटी नहीं है ना, यहाँ पहले एक इक्विलिब्रियम आएगा जो लिक्विड गैस का इक्विलिब्रियम होगा, उसके बाद लिक्विड में कन्वर्ट होगा। सो दिस इज कंटिन्यूअस कन्वर्जन, दैट इज करेक्ट। B3 B3 में अपन को गिवन है रिड्यूस्ड इक्वेशन ऑफ स्टेट है, मैंने मना किया था वो मत करना। B3 करने के लिए मना किया था मैंने, और B7 वो भी रिड्यूस टेम्परेचर है, वो भी मना किया था। दोनों ही मना किए थे ना मैंने, रिड्यूस वाले भेजे थे ना तुम लोगों को कि नहीं करना है। पार्ट 2 A3, the critical temperature of water is higher than that of O2 because water has भाई देख TC का वैल्यू ज्यादा होगा अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो H2O में तो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जबकि मतलब उसका डाइपोल मोमेंट है, जबकि O2 का डाइपोल मोमेंट तो 0 होगा। So fewer electron, no, electron is not the reason. The covalent bond no, V shape no, dipole moment है, मतलब इसमें dipole dipole attraction होगा। पार्ट 2 का बताया मैंने। पार्ट 2 का 6 A6 नहीं, अब B6 आ गया, B वाला पार्ट बताना है मुझे। B6 वाले में कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ H2 is, तो इसमें तो Z का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, Z is always greater than 1 for H2 ना, if nothing is mentioned।
t इजिकल टू 273 लेना है अपन को, कर लेंगे। ठीक है, B2 अपन ने क्लास में किया हुआ है, ट्रू फॉल्स चेक करो। अपन ने ट्रू फॉल्स डिस्कस किए थे ना, उसमें एक अपन ने पार्ट डिस्कस किया था, इफ z इज ग्रेटर देन 1, z लेस देन 1, z इक्वल टू 1, तो z ग्रेटर देन 1 मतलब p रियल इज ग्रेटर देन p आइडियल, v रियल इज ग्रेटर देन v आइडियल। चेक करो भाई, उसमें अपन ने ये डिस्कस किया हुआ है। B2 नहीं आएगा तो फिर बता दूंगा, B8 नहीं आएगा तो फिर बताऊंगा। मैंने कहा अपन को B6 का आंसर सी आ गया, उसमें z प्लस ग्रेटर देन 1 गिवन है। B8 की बात करता हूं, B8 में गिवन है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ हीलियम एटम इफ द वंडरवॉल B का वैल्यू गिवन है। अरे भाई B का वैल्यू गिवन है तो 4 × 4/3 पाई r क्यूब लिखो ना, इनटू Na। अब क्या गिवन है अपन को, 24 ml ना, हाँ तो 24 ml पर मोल गिवन है ना अपन को, हाँ तो ठीक है ना, ये सेंटीमीटर क्यूब में आएगा ना आंसर। करो ना कैलकुलेट, रेडियस इधर लेके जाओ। ओके सर, समझ गया। B18 16 भी है, B16 में अपन को गिवन है व्हाट इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर फॉर Z इक्वल टू 2, 0.02 मोल्स और वंडरवॉल गैस एट प्रेशर मुझे गिवन है 0.1 एटमॉस्फेयर। assume that the size of the molecule is negligible और RT गिवन है अपन को, A का वैल्यू गिवन है, बचा क्या फिर, RT गिवन है 20 और A का वैल्यू गिवन है 1000, तो लिखो ना B का वैल्यू नेग्लिजिबल है। B अगर नेग्लिजिबल होगा तो मतलब 1 + A/RT भी है, तो हो गया। B12 ना, gas obeys this equation, the parameter B is constant, the slope of the reaction is, अरे तो वो तो बताया था ना मैंने, ऐसे B12 भी पूछ रहा है। PV minus PB is equal to RT, so PV is equal to RT plus PB, तो हो गया ना स्लोप। इधर अपन को क्या गिवन है, स्लोप पूछ रहा है वो अपन से 12th वाले में, सो स्लोप इज, ये अपने पास आ जाएगा y इक्वल टू C + mx। पॉजिटिव गिवन ही नहीं है अपन को, मतलब स्लोप कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा। ठीक है भाई, तो इसको अपन ऐसे कर लेते हैं, ये स्लोप है आपका, ये सी है, ओके। सर वो सब T से T पे डिपेंड करेगा, इसलिए T को X लेंगे क्या? बिल्कुल, एटीन्थ वाला। और अगर फिर भी किसी का आंसर ना आए तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा। अरे भाई ये तो वीरियल इक्वेशन है ना 18th वाला, तो सेकंड वेरियल कोफिशिएंट क्या किया था मैंने,
कोफिशिएंट पूछ रहा है अपन से, ये तो इक्वेशन ही बता देंगे। तो क्या था वो, b माइनस ए अपन आर टी। भाई आप इसी से कैलकुलेट कर देते हैं, अपन को पता है बॉयल्स टेम्परेचर इज इक्वल टू अपन आर टी, आर बी होता है, तो आप कैलकुलेट कर लेते हैं इससे। इसी से तो कैलकुलेट किया था अपन ने। हो गया, लो भाई, चलो अपन नेक्स्ट टाइम कर लेंगे। मैं इसको सेव करता हूँ। बाकी लोग नेक्स्ट टाइम इसको। और अब होमवर्क होगा आपका एक्सरसाइज 1 पार्ट 1, पार्ट 2 पहले डिस्कस करूंगा मैं, केमिकल इक्विलिब्रियम का। फिर पार्ट 1 पहले रियल गैस डिस्कस करूंगा, एक्सरसाइज 3। नेक्स्ट क्लास में पहले डाउट डिस्कस करूंगा, फिर पढ़ाऊंगा। सर नेक्स्ट क्लास कल ही है। कल ही है? यस सर, एग्जाम भी कल ही है। चल देखते हैं। मेरे ख्याल से कल वाला क्लास शायद नहीं होगा, मना कर देंगे। एकदम इतना सारा पढ़ेंगे गड़बड़ हो जाएगी ना, और एग्जाम भी चल रहा है। देखता हूँ मैं 3 रमेश hours जी, तो अलग क्लास। है ना, कल मैं रमेश जी से बात करता हूँ। ओके सर।